हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक वो शेयर जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ने चार प्राइवेट सेक्टर बैंक जो पोटेंशियल हैं, जिनको प्राइवेटाइजेशन में लाया जा सकता है, और इसकी एक न्यूज़ भी आई थी और न्यूज़ को आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट लगभग 20-25 दिन पहले की बात है, 20-25 डेज पहले की बात है। यहाँ पर फरवरी 16 2021 तब ये न्यूज आई थी, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ मे बी शॉर्टलिस्ट किए थे। द फोर बैंक्स ऑन द शॉर्ट लिस्ट आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज वर फोर बैंक्स। Two officials told Reuters on conditions of anonymity as the matter is not yet public। तो ये चीज़ें लीक हो भी जाती हैं, लीक की भी जाती हैं। और इसके पीछे ये खबरें देखो, ये एक तरह से खबर जो होती है ना, ये एक्चुअल में पक्की न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि अगर पक्की न्यूज़ आ गई तो मार्केट में जो स्पेकुलेट करके पैसा कमाने का जो मौका होता है ना ऑपरेटर को, वो निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की न्यूज आए तो उस तरह की न्यूज में हमें अपनी ट्रेडिंग कैसे करनी है। उसमें ट्रेड करने का तरीका है कि जब चीज ऊपर चली जाए तो चुपचाप निकल जाओ और उसको रिट्रेस होने का मौका दो। रिट्रेस होती है, और अगर मान लो वहां से रिट्रेस नहीं हो और ऊपर फर्दर चली जाए तो कोई बात नहीं, हमने पैसे कमा लिए। तो यहां पर यही चीज हमने अप्लाई करनी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने पहले परचेज भी किया था, और जब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमने रिकमेंड मींस एनालाइज किए थे, रिसर्च किए थे, और जब बहुत सारे इनके प्राइसेस अपने जो बुक वैल्यू है उसके हाफ से भी ज्यादा नीचे चल रहे थे, ऑलमोस्ट सारे ही 1/3 पे चल रहे थे। उसमें पीएनबी भी था, एसबीआई भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, यूनियन बैंक भी था, बैंक ऑफ इंडिया भी था, सेंट्रल बैंक भी था। बहुत सारे बैंक थे और सभी का ये हाल था। और अभी भी यहां पर एक ही अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जो अपने बुक वैल्यू से आधे से भी कम पर चल रहा है। तो अगर इसका हाफ का प्राइस भी मानकर चलें तो भी 18.3 होता है, बिकॉज द बुक वैल्यू इज 36.6। और जो पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,400 करोड़ है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर प्राइवेटाइज होता है, अगर अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाता है, तो यहां पर जो भी इसको परचेज करेंगे उनके पास क्या मिलने वाला है, उनको कौन सा खजाना मिलने वाला है, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूं। इसकी जो लोन बुक है, अगर आप उस चीज को देखो, यहां पर देखो, इन चीजों को कंपेयर करने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, और वो आसान सा तरीका क्या है कि कंपनी के पास पब्लिक का कितना पैसा जमा है, यानी कि इन्होंने कितना बोरोइंग ले रखा है। जितना बोरोइंग होगा उतना ही ये आगे लैंड कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा पाएंगे। तो बैंक का इस चीज से सीधा सीधा लिंक है। और जहां तक एनपीएस की बात है, जब चीजें प्राइवेट हाथों में आती हैं तो वहां पर अपने आप सख्ती बरती जाती है और बिजनेस अपने आप ग्रो करता है। ये हमें पता है कि पिछले 10 सालों में प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या हाल है और पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या हाल है। प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे उभर के लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक अभी भी उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पर जब बोरोइंग जो करंट की है, करंट ईयर की है, वो 3,20,000 करोड़ है, 3,20,000 करोड़ है। अगर इसको कोटक महिंद्रा बैंक की जो बोरोइंग है अगर उससे कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। अब यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बोरोइंग सेम है यानी कि इनकी लैंड करने की कैपेबिलिटी सेम है, और लैंड करने की कैपेबिलिटी सेम होगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम करने की कैपेबिलिटी भी सेम होगी। इनका ऑलमोस्ट जो इनका कस्टमर बेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अब जब ये चीज सेम है तो एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ देखें, तो ये 3,80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और सेंट्रल बैंक की सिर्फ और सिर्फ 10,400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 38 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां पर जो भी प्राइवेट सेक्टर जब ये प्राइवेटाइज होगा और जो भी इसको परचेज करेगा उसको क्या खजाना मिलेगा और ये इसको कहां तक लेकर जा सकते हैं, मतलब उस चीज को देखकर भी अजीब सा लगता है कि विवेक भाई, इतना ज्यादा गुना थोड़ी ना कोई चीज बढ़ती है। अगर 10 साल भी लग गए ना
इसको उस लेवल तक लेकर जाने में कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स बनाने हैं, अच्छा करना है, सिस्टम्स बनाने हैं, अच्छा करना है, लोग बुक वहीं की वहीं है। और 10 साल भी अगर इन्होंने इसको परफेक्शन लाने में लग गए, जो परफेक्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक की फाइनली होती है लेने के बाद में, तो भी 38 टाइम्स तो उस केस में इसके ऊपर जाने में दम रखता है। मींस 38 टाइम्स इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। मतलब कोई 38 टाइम्स मल्टी बैगर, मतलब हम मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट में। तो जो इसमें दम है वो ये है। अब बात करते हैं इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न डेवलप है, ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट पैटर्न। और इसको मैं बेसिकली कप विद हैंडल पैटर्न का नाम देता हूं। और अगर कप विद हैंडल पैटर्न एक टप पैटर्न का भी शेप दे या फिर डबल बॉटम बनाकर चले तो अपने आप में और अच्छा हो जाता है। तो यहां पर ये कप है और यहां पर ये हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये हैंडल इस तरीके से बनता है, जो कि यहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम है वो भी इस चीज को यहां पर इंडिकेट करता है। इतनी हैवी वॉल्यूम आज तक इसमें कभी पहले देखी ही नहीं गई है, यानी कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से माल उठाया गया है। और अगर यहां पर हम इसको देखें कि इसका टोटल हमारा अब टेक्निकल टारगेट कितना बनता है, तो जो इसकी डेप्थ है उसको अगर हम पिक करें और पिक करके इसको नेक लाइन के ऊपर लगाएं, जो इसका सिंपल सा तरीका होता है, तो हमारा इसका टारगेट आता है 40.9041। और करंट में जो प्राइस है वो है 18.55। तो अगर करंट प्राइस से लेकर वहां तक जाने में एक साल भी लग गया तो भी 120% का गेन तो टेक्निकल टर्म से भी है। और इस टेक्निकल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इस टेक्निकल को सपोर्ट करने के लिए इसकी बुक वैल्यू भी सपोर्ट कर रही है। और एक और अच्छी बात क्या है कि बाकी जब सारी चीजें यहां पर पेंडेमिक भी निकल गया है, तो इस पेंडेमिक के दौरान इनका कोई भी एज सच लॉस नहीं आया है और इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। और यहां पर ये टेक्निकल चार्ट भी इतना कहता है, 41 का टेक्निकल टारगेट है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें कहता हूं तो मेरा यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और मेरा जो यहां पर पर्पस है वो ये है कि हम किस तरीके से हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस कहां पर कैसे होनी चाहिए, और ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न किस तरीके से वर्क करते हैं, कहां पर उनका टारगेट हिट होता है, किस तरीके से होता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए जो बुक वैल्यू है या बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से सपोर्ट करती हैं, और जो यहां पर न्यूज है वो किस तरीके से सपोर्ट करती है। इस न्यूज के बेस पर अगर ये वॉल्यूम देख लोगे तो यहां से अपने आप पता चल जाता है। जिन लोगों ने भी यहां से बाय किया है ना, वो मतलब वो पागल नहीं हो सकते, उन्होंने एक्चुअल में इसको बाइंग कहते हैं। और ऊपर से पुश करने के लिए, दोबारा माल भरने के लिए, बचा हुआ भी ऊपर ले जाने के लिए, वो यहां पर शुरुआत होती है। तो आप अपने हिसाब से यहां पर ड्यू डिलिजेंस करके अपना डिसीजन खुद से लेना। मैं यहां पर बाइंग करने वाला हूं, बाइंग करके पहले बैठा भी था, यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी किया था, थोड़े से और खरीदे भी हैं। और अगर कल को मॉर्निंग में मौका मिला तो यहां पर मैं इसमें अच्छी खासी बाइंग करने वाला हूं। लेकिन आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मुझे यहां पर सामने पैसे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये मान के चलो टेबल पर पैसे पड़े हैं, सिर्फ बैग भर के लेकर जाने की वेट है। और वो जो टाइम लगता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम है कि यहां से वो किस तरीके से जाएगा, यहां से सीधा जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, उस चीज को कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब चीजें ये भी पता चल जाए ना कि कितना ऊपर जाना है, लेकिन ये बताना फिर भी बड़ा मुश्किल होता है कि किस किस तरीके से जाना है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे 5 o'clock हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक बार देखते हैं और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को पॉलिश करने की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।